रणजीत सिंह 1792 से 1839। 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ये सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख महासिन के पुत्र थे। 1792 में महासिन की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की उम्र में ये सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1796 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे आंतरिक विद्रोह के कारण अफगानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब में गिर गई थीं। रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गईं। 1805 में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब आया। जनरल लेक इसका पीछा करता हुआ व्यास नदी तक आया और रणजीत सिंह से होलकर को शरण न देने को कहा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए तख्त खालसा को आयोजित किया गया और इस बात के लिए गुरुमत लिया गया कि होलकर के साथ क्या बर्ताव किया जाए। राजनीतिक मामलों के लिए यह आखिरी गुरुमत हुआ। इसके बाद गुरुमत का क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहा। 1806 में लेक और रणजीत सिंह के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहें, अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाएं। रणजीत सिंह के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह सभी सिखों के नेता बनना चाहते थे, इसलिए पटियाला, नाभा और जींद की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिए और सफलता भी पाए। इसी बीच लॉर्ड मिंटो ने ये देखते हुए कि फ्रांस और रूस एक संधि में बंध चुके हैं और भारत की ओर आ सकते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा। मेटकॉफ रणजीत सिंह की पहली शर्त की अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे और दूसरी शर्त की पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार हो, न मानने के कारण वार्ता टूट गई। रणजीत सिंह ने मालवा की तरफ अभियान किया, तभी अंग्रेजों ने लुधियाना में आक्ट लोनी को एक अंग्रेजी सेना के साथ भेज दिया, जिससे रणजीत सिंह भयभीत होकर एक अपमानजनक संधि करने को बाध्य हो गया। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809। इस संधि पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने अपने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। उसी ने कोहिनूर हीरा भी इन्हें प्रदान किया। 1818 में इन्होंने मुल्तान विजय की। 1819 में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक सेना कश्मीर गई, जिसने अब्दाली के उत्तराधिकारियों द्वारा नियुक्त गवर्नर जब्बार खां को अपदस्थ कर यहां रणजीत सिंह की सत्ता स्थापित की। 1820-21 में इन्होंने डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1834 में पेशावर को सिख राज्य का अंग बना लिया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक 1831 में रणजीत सिंह से रोपड़ में मिला। यहां रणजीत सिंह सिंध के बंटवारे के संबंध में उससे बात करना चाहते थे, लेकिन बेंटिंक ने बात करने से मना कर दिया। जब रणजीत सिंह ने सामरिक महत्व के क्षेत्र शिकारपुर, जिसे खुरासान का द्वार समझा जाता था, पर अधिकार कर लिया, तब अंग्रेजों ने उन्हें शिकारपुर छोड़ देने को कहा। सिख सैनिक लड़ना चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की बात मान ली। 1835 में लाहौर से 40 किलोमीटर दूर फिरोजपुर, जो कभी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच झगड़े का कारण था, को अंग्रेजों ने जीत लिया। 1838 में वहां एक फौजी छावनी बना दी गई। यह अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण स्थल इसलिए था क्योंकि यहां से दरबार की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित किया जा सकता था। अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने हेतु लादा कलैन। रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी बीच 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करता था। उसकी सरकार को खालसा सरकार कहा गया। उसने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया तथा डोगरा सरदारों एवं मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस राज्य के प्रशासन में 5 मंत्री सहयोग करते थे। मुख्यमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस पद पर राजा के अति विश्वासपात्र लोग कार्य करते थे, जैसे राजा ध्यान सिंह।
दूसरा महत्वपूर्ण पद विदेश मंत्री का था, जिस पर फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया था। कूटनीतिक कार्यों में इसका विशेष महत्व था। रणजीत सिंह की सेना के सेनापतित्व का कार्य रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता था। दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा इस पद पर कार्य कर चुके थे। भगवान दास अर्थमंत्री का कार्य देखता था। सदर ए ड्योढ़ी का पद भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पर कार्य करने वाला अधिकारी राजा के निकट संपर्क में रहता था। पंजाब के डोगरे सामंतों में 3 भाई ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह तथा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह का प्रशासन में विशेष स्थान था। एक के बाद एक तीनों भाइयों को राजा की उपाधि दी गई। केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, जिनमें 4 अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो निम्नलिखित थे। दफ्तर ए आबवाब उल माल, इसमें भूराजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। दफ्तर ए तोहेजात, यह विभाग राजपरिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक एवं असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। दफ्तर ए रोजनामचा खर्च, ये राजा के प्रतिदिन के व्यय का विवरण रखता था। प्रांतीय प्रशासन, सिख राज्य प्रांतों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। कुल 4 सूबे प्रमुख थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम कहलाता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सूबे परगने में बटे हुए थे। यहाँ का प्रमुख कारदार होता था। ये शांति व्यवस्था के अलावा राजस्व भी एकत्रित करता था। परगने तालुकों में विभक्त थे। प्रत्येक तालुके में 50 से 100 मौज होते थे, जो एक तालुकेदार के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव होती थी, जहां पर पंचायत प्रशासनिक कार्य देखती थी। भूराजस्व व्यवस्था, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूराजस्व था। राज्य की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपये थी, जिसमें 2 करोड़ रुपये भूराजस्व से प्राप्त होते थे। भूराजस्व उपज का 33% से 40% के मध्य लिया जाता था। प्रारंभ में भूराजस्व बटाई प्रथा पर आधारित, जो 1823 तक चलता रहा। इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरी कनकूट व्यवस्था 1824 से 1834 तक चलती रही। इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नकद ली जाती थी। तीसरी प्रणाली नीलामी योजना थी। इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दे दिया जाता था। सैन्य प्रशासन, रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृतसर की संधि के बाद उन्होंने अच्छी फौज की आवश्यकता को समझा था। रणजीत सिंह की सेना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फौज ए खास या फौज ए आइन अर्थात नियमित सेना। 2 फौज ए बेक्वायद अर्थात अनियमित सेना। फौज ए खास घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थी। घुड़सवार, नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु 1822 में फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया, लेकिन घुड़सवार परेड को घृणा की दृष्टि से देखते थे और प्रशिक्षण को रक्स से लुलुआ नर्तकी की चाल के नाम से पुकारते थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में पंजाब का दौरा करते समय रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा था कि ये संसार की सबसे सुंदर फौज है। पैदल सेना, इटालियन सेनापति बंतुरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया। इसने सैनिकों को फ्रांसीसी भाषा एवं ड्रम की धुन से प्रशिक्षित करने का सफल प्रयास किया। प्रत्येक सैनिक को निर्धारित ड्रेस पहननी होती थी, लाल कमीज, नीला पाजामा एवं काले चमड़े की पेटियां। तोपखाना, तोपखाने के समुचित विकास हेतु 1810 में दरोगा तोपखाना नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह का तोपखाना 4 भागों में विभक्त था। तोपखाना ए पीली, तोपखाना ए एसपी, तोपखाना ए जम्बूरक, तोपखाना ए गवी। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पास 122 बड़ी तोपें एवं 190 मध्य स्तरीय तोपें थीं। तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में कर्नल गार्डनर ने संगठित किया। लेहना सिंह ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। फौज ए बेक्वायद अनियमित सेना, इस सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। घुड़चढ़ा, खास घुड़चढ़ों को अपने घोड़े तथा अस्त्र लाने होते थे। इन्हें राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। मिसलदार, ये वे सरदार थे जिनका राज्य रणजीत सिंह ने हस्तगत कर लिया था, किंतु उन्हें उनके अनुयायियों सहित सेना में सम्मिलित कर लिया गया था। इन्हें पहले जागीर दी गई, बाद में नकद वेतन दिया जाने लगा। न्याय प्रशासन, इस समय लिखित संविधान या कानून का अभाव दिखाई पड़ता है। रणजीत सिंह ने धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार था। ग्रामों के विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। यह अपीलीय न्यायालय था जो कारदार के फैसलों की अपील सुनता था। राजधानी लाहौर में अदालत उलाला थी।
इसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय दिया करते थे। अदालत उल आला की अपील महाराजा के दरबार में की जाती थी। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे। अंग भंग एवं मृत्युदंड भी दिया जाता था। मृत्युदंड केवल राजा दे सकता था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र खड़गत सिंह बना। खड़गत सिंह के प्रशासन में इसके वजीर ध्यान सिंह का प्रमुख हाथ था। 1840 में खड़गत सिंह की मृत्यु हो गई और उसी वर्ष एक और पुत्र नौनिहाल सिंह, जो पुत्रों में सबसे योग्य था, की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद खड़गत सिंह की विधवा चांद कौर और रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह में संघर्ष हुआ। खालसा सेना के सहयोग से चांद कौर का वध कर दिया गया। इसके बाद 1840 में शेर सिंह राजा बना। चांद कौर के समर्थक अजीत सिंह ने 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी और इस प्रकार रानी जिंदन की संरक्षिता में दिलीप सिंह 1843 में राजा बने। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी। इस कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा। अतः सेना को नियंत्रित करना जिंदन व लाल सिंह का लक्ष्य हो गया और यह सोचकर कि क्षेत्र विस्तार हो जाने पर ये लोग राजनीति में दखल छोड़ देंगे और यदि ऐसा न हुआ तो ये कमजोर हो जाएंगे, सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेजर ब्रॉडफुट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दे दी। इस प्रकार अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लगातार 4 लड़ाइयां हुईं। ये 4 लड़ाइयां मुदकी 18 सितंबर 1845, फिरोज शाह 21 दिसंबर 1845, बद्दोवाल और आलीवाल 28 जनवरी 1846 ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं थी। केवल 5वीं सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 निर्णायक सिद्ध हुई। इन युद्धों में सिखों की पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। सिखों की पूर्णतया हार हुई। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 को अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतया छोड़ दिया। इन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। सिखों को 1.5 करोड़ रुपये युद्ध के दंड के रूप में देने पड़े, जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपये अपने कोष में से दिए और शेष के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कश्मीर और हजारा के प्रांत भी सम्मिलित थे, अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपये के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन उसकी संरक्षिका और लाल सिंह उसके वजीर स्वीकार किए गए। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। उसने पंजाब के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। राजा को किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में कंपनी की अनुमति के बिना रखने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेजी सेना को सिख राज्य में से गुजरने की खुली अनुमति थी। 2 दिन पश्चात अर्थात 11 मार्च को एक पूरक संधि की गई। इसके अनुसार वजीर लाल सिंह इत्यादि के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना 1846 के अंत तक लाहौर में बनी रहेगी, ताकि वह लाहौर वासियों और महाराजा की रक्षा करती रहे। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और दिलीप सिंह से पुनः भैरोवाल की संधि की गई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। जिंदन की संरक्षिता को समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की गई। लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत हुआ, जिसका खर्च 22 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देने थे। ये व्यवस्था दिलीप सिंह के वयस्क होने तक चलनी थी, लेकिन इससे पहले ही डलहौजी के समय में सिख और अंग्रेज आमने सामने आ गए। इसका परिणाम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के रूप में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। सिख डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। भैरोवाल की संधि के अनुसार उसे 14 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाना था, जिसे घटाकर केवल 48,000 रुपये वार्षिक निश्चित कर दिया गया।
यही नहीं, उनके बहुत से आभूषण ले लिए गए और उन पर जासूस बिठाकर शेखपुरा भेज दिया गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों एवं जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कुल 3 युद्ध हुए। रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848। इस युद्ध में जनरल गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी पार कर रामनगर के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा। चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। चिलियानवाला के स्थान पर गॉफ के नेतृत्व में एक और अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849। गॉफ के स्थान पर अब सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया। उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और कुछ समय तक नारफाक में एक जमींदार की तरह रहे। बाद में वे पुनः पंजाब लौट आए और अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी। जॉन लॉरेंस को भूराजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया।